बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अच्छी होती हैं या इंजन वाली गाड़ियाँ अच्छी होती हैं। तो नाज़रीन, मैं पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो लाहौर से है और मैं बेसिकली साइंस का फ़िज़िक्स का स्टूडेंट हूँ। तो नाज़रीन, इस बात पर आते हैं कि ये इनमें से दोनों में से गाड़ियाँ कौन सी ज़्यादा बेहतर हैं। तो नाज़रीन, जेन्युइन बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं इन्होंने आने में ना बहुत देर कर दी। अच्छा खासा नुकसान करके ना पूरी दुनिया का इंटरनल कंबस्शन इंजन्स ने जो किया है उसके बाद अब ये आके पहुँची है। लेकिन खैर, ये मजबूरी थी कि ये इतनी लेट क्यों आई। अगर ये इनकी जो बैटरी का प्रॉब्लम है ना, अगर ये मजबूरी ना होती तो इस वक्त पता नहीं बात कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी होती। तो नाज़रीन, इंटरनल कंबस्शन इंजन्स, इसमें वर्ड आता है कंबस्चन। कंबस्चन से मतलब जलना, किसी चीज़ को आग लगना या किसी चीज़ का जलना, जलने को कंबस्चन कहते हैं। तो जितने भी कंबस्चन से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी वाले सिस्टम्स हैं ना, ये सारे के सारे सिस्टम सवाए पोल्यूशन क्रिएट करने के और कुछ नहीं करते, ठीक है। और ये एनर्जी, इनके अंदर वेस्टेज ऑफ एनर्जी है ना, वो भी बेतहाशा होती है, गैर ज़रूरी होती है। अगर आप इंटरनल कंबस्चन इंजन की मिसाल लें ना, ये 3 किस्म के इंजन होते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, एक कंटिन्यूस कंबस्चन। जो इंटरनल कंबस्चन इंजन जो गाड़ियों में होता है या मोटरसाइकिलों में या ट्रकों में, जो कंटिन्यूस कंबस्चन इंजन है वो जेट इंजन, जो टर्बाइन इंजन होते हैं। और जो एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन है वो कदीम ज़माने में जो स्टीम इंजन चला करते थे ना, उनको कहते हैं एक्सटर्नल कंबस्चन इंजन। क्यों? क्योंकि आग उनमें बाहर लगती थी। बाकी दोनों सिस्टम्स में आग जो होती है ना वो विद इन द सिस्टम होती है। कंटिन्यूस कंबस्चन में भी आप कह सकते हैं कि थोड़ी बाहर होती है, थोड़ी अंदर होती है, लेकिन होती अंदर ही है। अच्छा, लेकिन इंटरनल कंबस्चन इंजन में तो बाकायदा आग सिस्टम के अंदर होती है। अच्छा, अब इन तीनों सिस्टम्स में जो कबाहत है वो ये एफिशिएंसी का प्रॉब्लम। ये तीनों सिस्टम जो है ना, एफिशिएंसी के हवाले से बहुत ही ख़राब है, बिल्कुल अच्छे नहीं है। इनकी एफिशिएंसी जो है ना वो समझ लें कि 20% टू 45% होती है, इससे ज़्यादा ये एफिशिएंट नहीं होते। लेकिन अगर आप उसके बरक्स इलेक्ट्रिक सिस्टम्स को देखें ना, तो वो सिस्टम्स जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी शुरू ही 60% से ऊपर होती है और 97 टू 98% तक जाती है। अच्छा, मैं सिर्फ इंजन्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये भी कहूँगा कि आपके घर में पड़ा हुआ जो चूल्हा है, जिसको स्टोव कहते हैं, उसके ऊपर रखी हुई जो हांडी है, वो जो गैस से जो चूल्हा चल रहा है और वो जो हांडी ऊपर खाना जिसमें आप पका रहे हैं, वो भी एक अनएफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इतनी हीट उस पैन को नहीं मिलती स्टोव से जितनी हीट स्टोव जो है वो साइडों पे निकाल के ज़ाया कर देता है, ठीक है। ये होता है एनर्जी का ज़ाया, जो साइडों पे हीट ज़ाया हो रही है वो। इसी तरह इंजन्स के अंदर भी होता है। वो जो रेडिएटर हीट जो है इंजन को ठंडा रखने के लिए रेडिएटर जो लगा होता है, वो बेसिकली हीट को रेडिएट कर रहा होता है आउट इन द एटमॉस्फेयर, वो बेसिकली हीट को ज़ाया कर रहा होता है। इसी तरह अगर आप कभी गाड़ी का इंजन खोलें तो उसके एक साइड पे होता है इनटेक मैनिफोल्ड, एक साइड पे होता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इसकी पहचान ये है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो होगा ना, उधर से हीट निकल रही होगी, गर्म होगा तेज़। कभी उस पर आप एक पानी का छट्टा मारें तो एकदम पानी को जो ना एवेपोरेट कर देगा अगर इंजन गर्म है तो। इनफैक्ट ये कि रात को अगर आपका इंजन ज़रा बड़ा है और ज़रा हाई स्पीड है या पावरफुल इंजन है और रात को आप उसका इंजन का ढक्कन खोलें ना, बोनट, तो आपको वो जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है ना वो हल्का हल्का रेड नज़र आएगा, ग्लो करता हुआ, इतना गर्म होता है वो इंजन। तो वो हीट कहाँ जा रही है? हमारे एटमॉस्फेयर में ज़ाया हो रही है जाके, वो किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बदले हमें क्या मिल रहा है? मोशन। जो हम गाड़ी चला रहे हैं, हम किलोमीटर्स गाड़ी चलाते हैं और हम समझते हैं कि हमने बड़ी एफिशिएंट गाड़ी रखी हुई है, 1 लीटर में 20 किलोमीटर कर रही है या 1 किलोमीटर में 50 किलोमीटर, तो खैर मोटरसाइकिलें करती हैं, तो 1 किलोमीटर में 20 किलोमीटर कर रही है। हकीकत ये है कि वो जो 1 लीटर में 20 किलोमीटर गाड़ी कर रही होती है ना, वो अपने पेट्रोल का 1 लीटर का
जो एनर्जी है ना उसमें से सिर्फ 20% यानी कि 30%, यानी कि अगर वो इंजन एफिशिएंट हो प्रॉपर तो वो 60 किलोमीटर 1 लीटर में जाए, लेकिन ये गाड़ी सिर्फ 20 किलोमीटर जाती है, बाकी के 40 किलोमीटर हवा में एटमॉस्फेयर में ज़ाया हो जाते हैं, जितनी मर्जी एफिशिएंट गाड़ी है। आप बड़ी क्लियरली आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर लें, जहाँ मर्जी सर्च कर लें, जितने भी इंटरनल कम्बस्टन इंजन हैं, खा वो डीजल के हों, खा वो पेट्रोल के हों, खा वो केरोसिन पे चलते हो, खा वो नेचुरल गैस पे या लिक्विड पेट्रोलियम गैस पे चलते हो, जितने भी फॉसल फ्यूल्स पे चीज़ें चलती हैं ना वो होती ही इनएफिशिएंट है, ठीक है ना। उनकी एफिशिएंसी मैक्सिमम भी आप रीच कर लेंगे ना तो 45% होगी, उससे ऊपर नहीं होगी। उसके बरक्स अगर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के ऊपर जाएं, मतलब मोटर्स जिस तरह, तो मोटर्स की मतलब कि घटिया से घटिया मोटर, जिसको आप कह सकते हैं ब्रश वाली डीसी मोटर, सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, वो भी मोटर जो है ना 60% से अबव भी एफिशिएंट होगी, चाहे जो मर्जी कर ले। फिर मोटर की एफिशिएंसी 60% से शुरू होती है और ये जाती है 98% तक। आप देख रहे हैं कि कहाँ इंजन 45 पे सारे ढेर हो जाते हैं, इनका हिसाब किताब शुरू ही 60 से ऊपर होता है, ठीक है। अब जिस तरह टेस्ला के अंदर जो मोटर है वो अबव 90% एफिशिएंट है, और ये जो चाइना से गाड़ियाँ बन के आ रही हैं जिनमें PMSM लगी हुई है, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर जिसमें लगी हुई है, या जिनमें इंडक्शन मोटर्स लगी हुई हैं, ये 98% तक एफिशिएंट गाड़ी हैं। तो आप हिसाब लगाएं कि कहाँ 40 से 45% और कहाँ 100%। मसला क्या है? मसला ये है कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं इंजन वाली गाड़ी में, तो आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, 2 मिनट में आप अपनी टैंकी फुल करते हैं, या 3 मिनट में हो जाती होगी, ठीक है ना। बहुत बड़ी टैंकी है, ट्रेलर की है, तो 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन नॉट मोर देन दैट। और उसके बाद फिर आप रवां दवा हैं, आप 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर आपको कोई परेशानी नहीं होती। और क्योंकि जगह जगह फ्यूल पंप्स के नेटवर्क हैं, हर जगह फ्यूल पंप आपको मिल जाता है, क्योंकि पिछले 150 साल से या 125 साल से इंटरनल कंबस्शन इंजन ही पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स तो अभी आई हैं, इसलिए अभी इलेक्ट्रिक कार्स की चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हुआ। बस ये एक वजह है कि एक तो डेवलप नहीं हुआ, दूसरा कि इलेक्ट्रिक कार्स को चार्ज होने में कम से कम आधे से पौना घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 8-8 घंटे भी लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये देखें कि इलेक्ट्रिक कार्स के फ़ायदे कितने हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि हीट एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होती उसमें। इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना वो मैक्सिमम 60 डिग्री सेंटीग्रेड होगी, क्योंकि 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जो एनर्जी होगी ना अगर चली गई तो गाड़ी का सिस्टम ऑटोमेटिकली अपने आप को शट डाउन कर देगा, बैटरीज भी मोटर भी। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर जो टेम्परेचर अगर मोटर का या बैटरी का चला जाता है 60% भी, मैं 60 सेंटीग्रेड भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से 50 पे ही बंद हो जाता होगा। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट मोटर्स होती हैं, मैग्नेट अगर ज़्यादा हीटअप हो जाएगा तो अपनी मैग्नेटिज्म की जो पावर है वो छोड़ देगा। इसके अलावा बैटरीज अगर ओवर हीट हो जाएंगी तो उनके अंदर जो उनके जो सेल्स हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये देख लें, टेम्परेचर उल्टा कंट्रोल रखती हैं। और वो इंजन जो है उस बेचारे को तो सुबह स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छा खासा गर्म करना पड़ता है, फिर वो अपनी पूरी ताकत में आता है, फिर वो चलता है। अच्छा, सिर्फ ये एक टेम्परेचर डिफरेंस जो है उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो ग्लोबल वार्मिंग हम जिसे कहते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है। ये सारी की सारा जो कारनामा है ना, ये इंटरनल कंबस्टन इंजन्स की भरमार की वजह से हुआ है कि हर जगह इंजन 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 इंजन, इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरी दुनिया के वेदर्स का। ये जो हमारे पाकिस्तान में इतने सैलाब आए हैं अभी पिछले सालों में, पिछले ये जो इसी साल जो इतने ख़तरनाक, जो इतना पानी आया है, और पूरे का पूरा पंजाब एक किस्म का पानी में गर्क हुआ था। इसके अलावा फिर और भी उसने आगे बढ़ी, खैबर पख्तूनख्वा में कितनी तबाही मचाई। ये सारी की सारी वजह नाजरीन सिर्फ और सिर्फ
इंटरनल कंबस्टन इंजन के बेतहाशा इस्तेमाल की वजह से, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करते हैं। और वो हीट कहाँ जाती है? एटमॉस्फेयर में जाती है। एटमॉस्फेयर तो पूरी दुनिया का एक ही है ना, एक जैसा ही है। कहीं बीच में दीवारें तो नहीं है ना कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में हमने दीवार खड़ी की हुई है कोई 100 किलोमीटर ऊंची कि हमारा एटमॉस्फेयर इधर ही रहे और उधर का एटमॉस्फेयर उधर। ऐसा तो नहीं है ना, एटमॉस्फेयर तो सबका एक ही है। जिस तरह समुंदर सारा एक ही है ना, जो आपस में कनेक्टेड है सिवाय डेड सी के, इसके अलावा सारा समुंदर एक ही है। तो ये फिर हर जगह इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया गोल है, तो पूरे दुनिया के एटमॉस्फेयर पे इन चीज़ों का इफेक्ट आएगा। वो जो बिला वजह की हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वेदर को ही गर्म करेंगी ना। अच्छा, सिर्फ हीट की बात नहीं हो रही, ये जो कार्बन एमिशंस हैं इसके, इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर इंजन ज़रा सा थका हुआ ख़राब है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अलावा दूसरे पता नहीं क्या क्या कचरा जो है इनके उसमें से निकलता है, एग्जॉस्ट में से, वो भी सारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है ना। तो हमें क्या, उससे क्या हो रहा है, कार्बन की इतनी जो हाई लेवल हमारे जो एटमॉस्फेयर में हो रहा है उसकी वजह से कैंसर जैसी गंदी बीमारियां, ख़तरनाक बीमारियां भी लोगों को लगती हैं। तो ये सारा कसूर जो है ना, ये सारा किया धरा इंटरनल कंबस्टन इंजन्स की वजह से है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर्स के ऊपर अगर आप आ जाएं तो इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर नो हीट, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैक्सिमम टेम्परेचर ही 50% है। दूसरी बात ये कि किसी किस्म का कोई एमिशन नहीं। लोग कहते हैं वो बैटरियां फट जाएंगी, तो भाई आप मुझे ये बताएं कि कितने को गैस टैंक फटे हैं आज तक पेट्रोल के? पेट्रोल भी तो एक इनफ्लेमेबल लिक्विड है जो गाड़ी के नीचे लगा होता है। नहीं जी, वो बहुत सिक्योर लगा होता है, तो भैया बैटरियां भी सिक्योर करके लगा सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जितना खतरनाक वो फ्यूल का टैंक है ना गाड़ी के नीचे लगा हुआ, उतनी खतरनाक बैटरियां भी हैं। कोई फर्क नहीं है, एक जैसी बात है। दोनों चीज़ें जो है वो खतरनाक ही हैं, दोनों चीज़ें इनफ्लेमेबल हैं। ठीक है ना। उनमें अगर ज़रा सी कोई ग्लिच आ जाए, अब ये बैटरियों में कि शॉर्ट सर्किट आ जाए तो वो जल जाएंगी, उसमें हल्का सा कोई स्पार्क आ जाए तो वो पेट्रोल को आग लग जाएगी। तो ये तो कोई बात नहीं है। इसीलिए जो गाड़ी की जो बैटरीज होती हैं उनको टेम्परेचर उनका हर वक्त नोट किया जाता है। उनके अंदर एक BMS लगा होता है, जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जिसको कहते हैं। वो एक तो गाड़ियों की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को नोट कर रहा होता है, बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को, प्लस वो बैटरी के टेम्परेचर को भी वेरीफाई साथ साथ कर रहा होता है। जहाँ उसको फील होता है कि बैटरीज ओवर हीट हो गई हैं या उसको कुछ भी गलत फील होता है, वहाँ ही फौरी तौर पे वो सिस्टम को काट देता है। मतलब कि बैटरीज की वर्किंग उसी वक्त ऑन द स्पॉट स्टॉप कर देता है। प्लस बैटरीज के अंदर कूलिंग सिस्टम्स लगे होते हैं, रेडिएट करने के लिए हीट को बाहर, वो चालू रहते हैं। इसकी वजह से बैटरियां गर्म भी नहीं होती। इस तरह गाड़ी की जो अंदर मोटर जो लगी होती है वो भी इसी तरह बड़ी वेल कंट्रोल होती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हीट बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, ना बैटरियाँ ना मोटर। अगर आप इनको ज़रा सा हीटअप करेंगे तो ये फेल हो जाएंगी। लेकिन इंजन तो चलता ही हीट पे है, ऊपर चढ़ा के, तो हीट का मसला तो नहीं है, इमिशंस का भी कोई मसला नहीं है। फिर इंजन के अपने और बड़े घपले, आपको हर 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर के बाद ऑयल चेंज कराना है। गाड़ी इलेक्ट्रिक कार्स में ऐसा कोई फंडा नहीं है। मतलब ये कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जो फ्रिक्शन वाली चीज़ है वो बेयरिंग्स हैं या बुशेज़ हैं, वो अगर आपके ख़राब हो गए तो वो आपने रिप्लेस करा दिए, यू आर गुड टू गो फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स अगेन। अगर 10 साल बाद ख़राब हो गए अव्वल तो वो भी नहीं ख़राब होते, बड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। लेकिन इंजन के अंदर क्या है कि 3000 से 5000 किलोमीटर्स के बाद यू हैव टू चेंज द ऑयल। ठीक है। फिर इसके बाद स्पार्क प्लग्स ख़राब हो गए, फिर ट्यूनिंग की रिक्वायरमेंट। इलेक्ट्रिक कार्स में इस तरह का कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, नथिंग। ज़्यादा से ज़्यादा वही कुछ होगा कि आपके ब्रेक पैड ख़राब हो गए, तो वो तो आपके दूसरे में भी हो जाते हैं। ठीक है। इससे ज़्यादा कोई भी नहीं, और बेआवाज़। अच्छा, एक और बड़े मज़े की चीज़, इंजन जो है वो 1500 से 1600 RPM के बाद इस काबिल होता है कि आप उससे कोई काम ले सकें। मतलब कि 700-800 RPM पे तो वो सिर्फ स्टैंड बाय आइडल पोजीशन में होता है। उस टाइम पे आप उससे कोई काम नहीं ले सकते। आप उससे ज़रा सा कोई उससे पावर लेने की कोशिश करेंगे ना तो वो बंद हो जाएगा। इंजन जो है, इंजन को अपने आप को स्टेबल करने के लिए 700 से 800 RPM रिक्वायर्ड होते हैं।
इनफैक्ट आप ये चेक कर लें, जैसे ही आप एसी ऑन करते हैं तो इंजन जो है वो 1100 आरपीएम पे जाके अपनी रेस को इंक्रीज़ कर देता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 600-800 आरपीएम पे स्टैंड बाय कर ही नहीं सकता। वो 1100 पे जाके कंप्रेसर, जो गाड़ी का एसी का कंप्रेसर होता है, उसको चलाने के लिए उसको 1100 पे जाना पड़ता है। फिर गियर लगाने में या आगे चलाने में गाड़ी को आपको हल्की सी रेस देनी पड़ती है तो गाड़ी चलती है, वरना गाड़ी चलती नहीं है। तो इंजन का तो ये हाल है। लेकिन अगर आप मोटर में चले जाएं तो मोटर को ये सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मोटर में ये होता है कि मोटर फ्रॉम द फर्स्ट आरपीएम, पहले आरपीएम से ही फुल पीक, फुल पावर, फुल टॉर्क में होती है। इंजन का जो टॉर्क है ना, वो आपको मिलता है जाके 2000 आरपीएम के बाद। लेकिन मोटर का टॉर्क आपको पहले आरपीएम पे, पहले राउंड पे ही मिल जाता है पूरे का पूरा। उसको अपने आप को रेस करके चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंजन को ज़रूरत पड़ती है। मोटर जो है, अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, तो मोटर बंद है, कंप्रेसर इलेक्ट्रिक है वो अलहदा चल रहा है, ठीक है ना, एसी का, तो उसका मोटर से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन इंजन के अंदर ये है कि अगर आपकी गाड़ी में एसी चल रहा है तो इंजन चल रहा है, आप इंजन नहीं बंद कर सकते क्योंकि एसी बंद हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक कार में ऐसा नहीं है, मोटर चलेगी ही तब जब आप उसको एक्सेलरेटर देंगे, वरना मोटर बंद पड़ी है पर इंजन दूसरी तरफ चल रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों के अंदर। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है इंजन की, मोटर की नहीं होती। मोटर बंद है तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों खा रही होगी? कभी भी नहीं खाएगी। अच्छा, फ्लॉ यही है बैटरीज का। अब इंजन, जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनको आने में देर ही इसलिए लगी क्योंकि ये जो बैटरीज का प्रॉब्लम था ना, इनकी वजह से ये कभी पनप नहीं सकी टेक्नोलॉजी। लेकिन अब क्योंकि जब से हमारे पास ये लिथियम आयन बैटरीज आई हैं, इनकी चार्ज टू कैपेसिटी, मतलब कि पावर टू साइज जो रेशो है ना, वो बहुत अच्छी है। हमारे पास सबसे अच्छी जो रिलायबल बैटरीज थी ना इनसे पहले, वो लेड एसिड ही थी। बाकी उसके दरमियान में बड़ी बैटरीज आई हैं, निकल कैडमियम आई है, निकल मेटल हाइड्राइड आई है, और भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज आई होंगी। लेकिन जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आई है ना, वो यही है, लिथियम आयन। अब लिथियम आयन की आगे एक और किस्म है जिसको कहते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट, LiFePO4। मैं वैसे बात कर रहा हूँ LiION, लिथियम आयन। अब ये जो लिथियम आयन बैटरीज है ना, ये कम्पैक्ट है और इनके अंदर स्टोरेज ऑफ एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जब आती है आपकी लेड एसिड बैटरी, तो वो बुरी बैटरी नहीं है, बहुत अच्छी बैटरी है। तकरीबन पिछले 150 साल से वही चल रही है हर जगह। लेड एसिड बैटरी की अपनी एक वो बात है, लेकिन मसला ये है कि वो भारी बहुत है, बहुत भारी है और बहुत बड़ी है कंपेयर टू लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज, ठीक है। फिर लेड एसिड बैटरी का प्रॉब्लम ये है कि यू कैन नॉट डिस्चार्ज दैट बैटरी मोर देन 60%, सॉरी 40% से ज़्यादा आप उस बैटरी को डिस्चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपने लेड एसिड बैटरी को 40% से नीचे लेकर गए तो लेड एसिड बैटरी को झटका पड़ जाएगा, वो ख़राब हो जाएगी, उसके अंदर फॉल्ट आना शुरू हो जाएगा। दोबारा आप उसको चार्ज करेंगे, वो हो जाएगी चार्ज, लेकिन वो उसको जो एक झटका पड़ गया ना, फिर वो बात नहीं रहेगी उसकी। लेकिन अगर आप लिथियम आयन फॉस्फेट या लिथियम आयन बैटरीज पे जाएं तो आप इनको जितना मर्जी ड्रेन कर दें, ये हो जाती है, इनको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ये ज़रा भी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, इस वजह से ज़रा प्रॉब्लम है। और लिथियम आयन बैटरीज के जो साइकिल्स होते हैं वो अप टू 3000 साइकिल्स ऑफ रिचार्जिंग। 3000 साइकिल्स इज़ अ लॉट ऑफ साइकिल्स अगर देखा जाए तो। लेड एसिड के साइकिल ज़्यादा 600 होते हैं। तो जब से ये नई टेक्नोलॉजी आई है ना, तो कुछ थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक कार्स को भी बाहर आने का मौका मिला है। यकीन माने, जितनी जल्दी हो सकता है आप कोशिश करें कि आप लोग सब इलेक्ट्रिक कार्स पर आ जाएं। देखिए, इवेंचुअली सब ने आना इलेक्ट्रिक कार्स पे ही है। अब वो आप चाहे देर लगाएं चाहे जल्दी करें, जितनी जल्दी करेंगे उतना आप अपनी बचत करेंगे, उतना आप ये जो पेट्रोल, आप सिर्फ अपनी बचत नहीं करेंगे, इंडिविजुअल बचत नहीं है इसमें बचत और भी बहुत सारी चीज़ों की है। इसमें एक तो आपकी इन्वायरमेंट जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी, इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके, पैसे पूरी दुनिया जो है वो इस पे जा तो रही है और इवेंचुअली फाइनली जाना इसी पे ही है। ये इंटरनल कंबस्टन इंजन तो एक मजबूरी थी जो एक अरसा उन्होंने इस पे किए, क्योंकि हमारी बैटरी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी।
लेकिन क्योंकि अब है, तो जितना हम इनको प्रमोट करेंगे और जितना हम इनको जिसे कहते हैं इनके ऊपर मतलब कि फोकस करेंगे, और उतनी जल्दी हम इन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर जाएंगे। ये जो आइस से इलेक्ट्रिक पे है, इंटरनल कम्बस्टन, फॉसिल फ्यूल से जान छूटेगी। फॉसिल फ्यूल्स मतलब कि कोयले से लेकर डीजल तक जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सवाए एनवायरनमेंट को गंदा करने के, पोल्यूशन क्रिएट करने के और ग्लोबल वार्मिंग करने के, और कुछ नहीं दे रही है हमें। अगर यही सिस्टम, और मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। गाड़ी का इंजन गाड़ी के अंदर होता है और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा 30%, या अगर डीजल इंजन है तो 40 से 45%। मोटरसाइकिल की एफिशिएंसी तो 15%। दुनिया का सबसे घटिया इंजन जो है ना, वो आपका अल्लाह भला करे मोटरसाइकिल का इंजन है। बज़ाहिर तो हमें लगता है कि वो 1 लीटर के अंदर 50 किलोमीटर दे रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वो 1 किलोमीटर के अंदर जो 50 किलोमीटर दे रहा होता है ना, वो उसको असूली तौर पे 200 किलोमीटर देने चाहिए, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी इतनी गंदी है। जितना इंजन छोटा होगा ना जी, उतनी ज़्यादा उसकी गंदी एफिशिएंसी होगी, जितना इंजन बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो आप ये देखें, गाड़ी के अंदर इंजन लगा हुआ है, अगर वो इंजन गाड़ी में ना लगा हो, बाहर रखा हो ज़मीन के ऊपर, आपने उस इंजन का जो रेडिएटर के लिए पानी गर्म कर रहा है, उस पानी की गर्माई से आप स्टीम बनाएं, उस स्टीम से आप कोई और चीज़ चलाएं, फिर वो जो एग्जॉस्ट है उस इंजन का, उससे भी आप स्टीम क्रिएट करें, उस स्टीम से आप कोई और न्यूमेटिक किस्म की मतलब मोटर चलाएं, उस मोटर से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, प्लस इंजन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। सो मैनी ऑप्शन मैं एक बता रहा हूँ, लेकिन ये सारे काम आप गाड़ी के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप सारे काम गाड़ी में करेंगे तो गाड़ी तो बहुत ज़्यादा हाई मेंटेनेंस हो जाएगी। लेकिन अगर वही इंजन बाहर पड़ा होगा तो आप उसकी एफिशिएंसी, जहाँ वो 25 से 30% एफिशिएंट है, अगर वो ज़मीन पे पड़ा हो और उसकी हर जो बार जो वो हीट ज़ाया कर रहा है उसको आप यूटिलाइज कंजर्व कर सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें, तो आप उसकी एफिशिएंसी को और बेहतर कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आपको पिस्टन वाला इंजन ही चलाना है। जब आप ज़मीन पे काम कर रहे हैं तो आपको गाड़ी वाले मॉडल की ज़रूरत नहीं, फिर यू कैन डू एनीथिंग विद दैट थिंग, ठीक है ना, टू कंजर्व द एनर्जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके वो एनर्जी, जो ज़ाया ना हो। तो अगर ये काम हो, मतलब कि आप सिर्फ ये जो इंजन है ये, या ये पेट्रोल डीजल, या ये आपकी मीथेन गैस, या आपका जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, ये सारी यूटिलाइज हो एफिशिएंट तरीके से किसी एक जगह पे, और वो चीज़ें सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गाड़ियों को चार्ज करे और गाड़ियाँ फिर चलें, तो गाड़ियों की एफिशिएंसी तो 90% से ऊपर है ना इलेक्ट्रिक कार्स की, ठीक है। तो कहाँ वो 30% एफिशिएंट और कहाँ वो 90% एफिशिएंट, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 60% एफिशिएंसी में जब आपका इंक्रीज़ आएगा तो आपको फ़ायदा है। ओवरऑल देखा जाए तो हर सूरत में इलेक्ट्रिक कार्स फ़ायदेमंद हैं इन गाड़ियों से, हर सूरत में, जिस तरह मर्जी कर लें, आपकी बहुत सारी चीज़ों की बचत होती है इसके अंदर। खैर, ये मेरा एक पॉइंट था, और जितनी जल्दी हो सके हमें चाहिए कि हम इस चीज़ पे कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर, और ये जो इंटरनल कंबस्शन इंजन हैं इनसे जान छुड़ा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी, और इससे रिलेटेड और भी जो बात होगी वो मैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो होप मैंने जो कवर करना था ना वो मैंने किया है। इसमें पता नहीं कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे, लेकिन ये है कि इस बारे में सोचें कि जितनी जल्दी हम कन्वर्जन में आ जाए ना, उतना बेहतर है हमारे लिए भी, हमारी अगली नस्लों के लिए भी, और हमारे पैसे की बचत भी इसी में ही है। बहुत बहुत शुक्रिया।